पहला चैप्टर और पहला लेक्चर हम लेके आ रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो ध्यान से देखिएगा और थोड़ा ध्यान से क्वेश्चन को कंसंट्रेट भी करिएगा। और बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, अगर आप इस बेसिक कॉन्सेप्ट पे काम करेंगे तो बेसिकली बहुत अच्छा आपका रिस्पांस मिलेगा। तो ठीक है, हम लोग बात करते हैं चैप्टर 1 की, इसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लेक्चर 1, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक का लेक्चर 1, ठीक है। तो इसके नाम में आप देखोगे पहली चीज जो हमने डिस्कस की थी कि कुछ टॉपिक्स मैंने डिस्कस की है कि चार्ज क्या होता है और इसकी स्टडी को कौन से ब्रांच बोलते हैं। ठीक है, फिजिक्स के अलग अलग ब्रांचेस हैं जो अलग अलग चीजों के बारे में बात करती हैं। जैसे जो ब्रांच चार्ज के बारे में बात है, व्हाट इज चार्ज, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे थोड़ी देर में। तो जो चार्ज होता है उसकी स्टडी जो करती है उस ब्रांच को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म बोलते हैं। और उसी तरह जो लाइट की स्टडी करता है उसका लगता है कि वो क्या है, उसकी स्टडी ऑफ उसकी स्टडी को जो फिजिक्स में जो ब्रांच दिया गया उसे हम बोलते हैं ऑप्टिक्स। उसी तरह हीट एनर्जी की स्टडी को हम थर्मोडायनेमिक्स ब्रांच की बात करते हैं। तो ठीक है, तो उसी तरह हम बात करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में कुछ सब ब्रांचेस होती है। एक सब ब्रांच का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, उसके बाद दो और होती है, एक इलेक्ट्रोडायनेमिक्स होता है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है। तो हम लोग को बात करनी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की। तो ठीक है, आप देखोगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, तो ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक में दो वर्ड से मिलकर बना, वन थिंग इज इलेक्ट्रो एंड अदर थिंग इज स्टैटिक। ठीक है, तो इलेक्ट्रो का मतलब होता है चार्ज, ठीक है, और स्टैटिक्स का मतलब होता है एट रेस्ट। मतलब यहां पे उन चार्ज के बारे में बात करेंगे जो रेस्ट पे होंगे। ठीक है, जो चार्ज रेस्ट पे होंगे उनके पूरे फिनोमेना, उनके बिहेवियर, उनके फीचर्स के बारे में यहां पे स्टडी की जाएगी। सबसे पहली चीज अगर हम बात करें व्हाट इज चार्ज, तो बेसिकली आप जब देखा होगा फिजिक्स में, आप जब इंटर करते हो तो कुछ चीजें होती है, जैसे स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में पढ़ा होगा, तो जे थॉमसन मॉडल आया, फिर रदरफोर्ड मॉडल आया, फिर बोर मॉडल आया। तो सारे मॉडल्स को आप देखोगे तो अगर कोई एटम, जनरली हम एटम का स्ट्रक्चर देखें तो ये बोलते हैं कि द मैक्सिमम साइज ऑफ एटम विल बी वैकेंट एंड द होल पॉजिटिव चार्ज कंसंट्रेटेड एट सेंटर पॉइंट व्हिच इज कॉल्ड एज न्यूक्लियस। ठीक है, बेसिकली देखो अभी तक तो अगर हम एलिमेंट्री पार्टिकल की बात करें तो क्वार्क पार्टिकल तक की बात पहुंच चुकी है, लेकिन हम लोग बेसिकली जो क्वेश्चंस जहां से उठते हैं तो हम लोग उसके बारे में बात करेंगे। तो जो एलिमेंट्री पार्टिकल होता है वो होता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, जो हमें स्टडी में जिससे क्वेश्चंस यही उठाते हैं तो वहां तक हम लोग बात करेंगे। इसको भी ब्रेक किया जाता है, ये भी मिलके बने होते हैं क्वार्क पार्टिकल से। तो ठीक है, कोई नहीं, फिलहाल हम लोग इनकी बात करेंगे जिन एलिमेंट्री पार्टिकल से मिलके ये बने होते हैं। तो सेंटर में जो न्यूक्लियस होता है इसमें प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन दोनों होते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज न्यूक्लियस। जो कि न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है और प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज होता है, तो न्यूक्लियस भी कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव। न्यूक्लियस कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। क्यों होता है हम बताते हैं इसके बारे में। ठीक है, उसके बाद इसके अराउंड इलेक्ट्रॉन रोटेट करते हैं जो एटम्स को इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बनाते हैं। ठीक है, एक चीज ये बात समझो, ठीक है, ये पहली बात। दूसरी बात कि अगर ये उसके बाद ये जो न्यूक्लियस होता है ये दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स, जो तीन तरह के फोर्स होते हैं इसको हम बोलते हैं एसएनएफ, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ये दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होता है जिससे ये बना होता है, जिनकी रेंज लगभग 10⁻⁻15 मीटर होती है। ठीक है, वहां तक ये लाई करेगा, उसके बाद ये लाई नहीं करेगा। ठीक है, और उसके बाद ये तो साइज ऑफ न्यूक्लियस, और एटम की साइज लगभग 10⁻10 होती है, 10⁻10 मीटर। और इसकी साइज क्या होती है, इसकी जो साइज होती है वो मतलब 10⁻10 मीटर, इसका फोर्स इससे थोड़ा सा कम होता है। तो ये सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है, इसलिए न्यूक्लियस को तोड़ना मेरे लिए बहुत मुश्किल होता है। और इनको हम तोड़ सकते हैं, इनको ब्रेक कर सकते हैं, लेकिन इसको ब्रेक नहीं कर सकते। न्यूक्लियस को ब्रेक नहीं कर पाए क्योंकि इससे ज्यादा फोर्स एक्सर्ट कराने के लिए, इसको ब्रेक करने के लिए हमें उससे ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। तो हम किसी और इलेक्ट्रॉन्स या किसी बाहरी प्रोडक्ट की मदद से हम इसको ब्रेक नहीं कर सकते। तो ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन यहां से आसानी से निकल सकता है, ये हमने यहां पे देख लिया। अब ठीक है, तो इलेक्ट्रो की बात करोगे मतलब चार्ज। अब चार्ज क्या होता है, अब जैसे सिंपल सी बात समझो, ठीक है, इसकी बेसिक प्रॉपर्टी क्या होती है। जैसे कोई भी कंपाउंड ले, जैसे हमने ले लिया NaCl, ठीक है, ये क्या होता है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज होकर बॉन्डिंग हो गई। ये कैसा है, इसमें कितने चार्ज है, द चार्ज शुड बी 0। यहां पे चार्ज कोई नहीं, ये न्यूट्रल है। कैसा है, इट इज न्यूट्रल फॉर्म। ठीक है, ये न्यूट्रल है। ठीक है, अब इसको हम डिसोसिएट अगर करेंगे तो ये बनेगा आपका Na+ और प्लस Cl-। ये कैसा है, ये पॉजिटिव चार्ज। ये कैसा है, ये पॉजिटिव चार्ज, दिस शुड बी पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, और ये कैसा है, ये नेगेटिव चार्ज है। तो ये नेगेटिव क्यों हुआ,
क्योंकि Na ने अपना एक इलेक्ट्रॉन Cl को दे दिया, यानी इसने एक इलेक्ट्रॉन क्या दे दिया, इसको ट्रांसफर कर दिया, तो इसने इलेक्ट्रॉन लूज किया, तो क्या किया, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये कैसा हो गया, पॉजिटिव चार्ज। और इसने क्या किया, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर कोई इलेक्ट्रॉन का गेन करता है तो वो होता है नेगेटिव चार्ज, और अगर कोई मतलब लॉस इलेक्ट्रॉन करता है तो वो कैसा होता है, पॉजिटिव चार्ज। तो अब कॉन्सेप्ट आ गया कि भैया जो चार्ज होता है वो कैसे बनता है, ड्यू टू रिमूविंग या लूजिंग और गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। पहली बात तो चार्ज किसे बोलते हैं, जिनके पास या तो इलेक्ट्रॉन की कमी होती है या तो इलेक्ट्रॉन के मतलब एक्सेस होता है। तो मतलब एक कॉन्सेप्ट दिमाग में जनरेट हो गया कि चार्ज की प्रॉपर्टी किससे रिलेटेड होती है, इट रिलेटेड टू इलेक्ट्रॉन। तो एक चीज समझ जाओ कि चार्ज को अगर हम बात करें तो हम इलेक्ट्रॉन से टोटली रिलेट कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन की वजह से बनता है। तो व्हाट इज चार्ज, तो चार्ज इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मैटर वेयर वी कैन रिमूविंग और गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो एक ऐसी प्रॉपर्टी ऑफ मैटर है जिसमें हम इलेक्ट्रॉन का रिमूविंग करते हैं या गेन करते हैं। अगर इफ वी रिमूव द इलेक्ट्रॉन there should be positive charge, if we gain the electron there should be negative charge। तो इतना कॉन्सेप्ट ऑफ मैटर है, ठीक है, आप नोट करो इसको, ठीक है। हम लोग चार्ज के बारे में बात कर रहे थे, ठीक है, तो चार्ज का डेफिनेशन लिख लो, ठीक है, व्हाट इज चार्ज, ठीक है, इट इज इंट्रिंसिक का मतलब तो उसका इंटरनल, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, ठीक है, वेयर रिमूविंग और गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इट इज इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर वेयर रिमूविंग और गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इसकी एक चीज एक प्रॉपर्टी और होती है, ठीक है, इसकी वजह से क्या होता है, ड्यू टू विच इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टी फील्स और एक्सर्ट, ठीक है, ध्यान देना। अगर चार्ज, आपके चार्ज के बारे में बात कर रहे हैं, अगर चार्ज कहीं पे है तो ये एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर है, जहां पे क्या होगा, रिमूविंग एंड गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अगर इलेक्ट्रॉन की या तो रिमूविंग होगी या तो गेनिंग होगी, ड्यू टू विच इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रिक एंड, यहां पे लिखोगे क्या, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, ठीक है, प्रॉपर्टी फील्स और एक्सर्ट, ठीक है, फील और एक्सर्ट, ठीक। तो अगर कहीं पे चार्ज है तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, और अगर कहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड है तो उसे भी महसूस करने के लिए चार्ज की जरूरत पड़ेगी। एक बेसिक कॉन्सेप्ट समझो कि जैसे यहाँ पे ग्रेविटी है, कोई बोल रहा है कि भैया यहाँ पे ग्रेविटी है या जीरो है, तो इस जगह पे चेक करने के लिए आपको कोई मास चाहिए। विदाउट मास आप ग्रेविटेशनल फोर्स थोड़ी चेक कर लो, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स या ग्रेविटेशनल फील्ड जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ कहां एप्लीकेबल होता है, इट्स एप्लीकेबल फॉर मास। तो अगर हम चार्ज के बारे में बात कर रहे हैं तो वहां पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो वो बनाने वाला भी चार्ज है, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड को बनाने वाला भी चार्ज है, और इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड अगर कहीं पे है तो चेक करने के लिए भी चार्ज है, इसलिए ये लाइन लिखा हुआ है, ठीक। अब देखो ध्यान से, ठीक है, अब इसको टू टाइप्स कर लो, ठीक है, तो क्या होते हैं इसके टू टाइप्स, ठीक है, क्या लिखोगे, टू टाइप्स। अब टू टाइप्स में पहला एक तो होता है नेचुरल चार्ज, ठीक है, और दूसरा क्या लिखोगे आप, ठीक है, दूसरा आप क्या लिखोगे, एक हो गया नेचुरल चार्ज, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल्स, ठीक है, नेचुरली जो बनते हैं, ठीक है। और दूसरा क्या होता है, द सेकंड थिंग इज एक्वायर्ड चार्ज, ठीक है, एक्वायर्ड चार्ज। अब ठीक है, एक्वायर्ड चार्ज में अगर कोई मैटर पे, ठीक है, इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, लॉस कर दिया, तो इलेक्ट्रॉन लॉस कर गया, या कह लो क्या लिख सकते हो, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी है, ठीक है, वहां पे इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो क्या हो जाएगा, बॉडी शुड बी पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, कैसा होगा, पॉजिटिव चार्ज। और दूसरा केस, ठीक है, अगर यहां पे क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, या लिख सकते हो क्या, इलेक्ट्रॉन एक्सेस है, तो इसको क्या बोलेंगे, बॉडी शुड बी नेगेटिव चार्ज। तो एक चीज दिमाग में रखना,
अगर इस चीज को तुम नजरअंदाज करते हो तो यहां से देखो कि चार्ज आर टू टाइप्स। इफ एनीवन हैव अ डिफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट सेड टू बी पॉजिटिव चार्ज, एंड इफ एनीवन हैव एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट सेड टू बी नेगेटिव चार्ज। तो यहां पे चार्ज का बेसिक कॉन्सेप्ट, तो ध्यान देना व्हाट इज चार्ज, एक बेसिक फंडामेंटल प्रॉपर्टी आपके लिए कि व्हाट इज चार्ज। तो चार्ज क्या होता है? चार्ज देखो भाई ये होता है कि अगर कोई सिस्टम इलेक्ट्रॉन की कमी या इलेक्ट्रॉन का एक्सेस होना, ठीक है, अगर कोई इलेक्ट्रॉन की कमी महसूस करता है तो वो पॉजिटिव चार्ज होता है, और कोई इलेक्ट्रॉन का एक्सेस महसूस करता है तो वो, ठीक है, नेगेटिव चार्ज होता है। मतलब सारा गेम इलेक्ट्रॉन का है। तो जिसके पास इलेक्ट्रॉन जाएगा वो नेगेटिव चार्ज जाएगा, जिसके पास से जाएगा वो पॉजिटिव चार्ज जाएगा। तो अगर हम बात करें तो फंडामेंटल यूनिट ऑफ चार्ज जो होगा वो क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन। देखो हम बात की कि हमने बोला कि सबसे एलिमेंट्री पार्टिकल ऑफ एटम जो है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है। तो उसके बिहाफ पे जो फंडामेंटल यूनिट ऑफ चार्ज जो होगा, ठीक है, वो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन होगा। मतलब सबसे स्मॉलेस्ट। दूसरा चीज इसी को क्या लिख सकते हो? द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज। क्या लिख सकते हैं? स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज, ठीक है, वो भी क्या होगा? इलेक्ट्रॉन होगा। जो चार्ज की सबसे छोटी यूनिट होगी वो भी इलेक्ट्रॉन होगी। और क्या कर सकते हैं? अब इसकी वैल्यू कितनी होती है? वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज की इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कितनी है? 1 माइनस 1.6 into 10 power minus 19 कूलम, ठीक है। तो चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी होता है और इस पे वैल्यू कितनी होती है? माइनस 1.6 10 power minus 19 कूलम। क्लियर है यहां तक? तो ठीक है। तो अगर तुमसे सबसे छोटी वैल्यू ऑफ चार्ज को पूछे तो आप बता दोगे कि हाँ सबसे छोटी वैल्यू ऑफ चार्ज क्या होगी? इलेक्ट्रॉन पे चार्ज। इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है? माइनस 1.6 into 10 power minus 19 कूलम। ये एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होती है, ठीक है। तो आप यहां तक इसको नोट करो, ठीक है। ठीक है, हम लोग बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज की। अभी तो हम लोग ने चार्ज पढ़ लिया, चार्ज क्या होता है, कैसे बनता है ये, और कितने टाइप्स के चार्ज होते हैं, ठीक है। तो हम लोग बात करेंगे आज प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज की। किसकी बात करेंगे? प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, ठीक है। तो किसकी बात करने जा रहे हैं हम लोग? प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज की। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी, ठीक है, चार्ज क्या होता है, ठीक है। पहली प्रॉपर्टी कि चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी। चार्ज इज स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। तो चार्ज स्केलर क्वांटिटी होता है, ठीक है, पहली बात। तो इसकी यूनिट क्या होगी? तो देखो अगर तुम यहां से देखना चाहो तो I इज इक्वल टू होता है Q बाई T, तो Q इज इक्वल टू हो जाएगा I इंटू T। तो फंडामेंटल यूनिट में करंट का एम्पियर होता है A और टाइम का T। तो इसकी क्या होती है? इसकी यूनिट क्या हो सकती है? इसकी यूनिट होती है कूलम्स। कूलम्स ने इसको डिस्कवर किया था तो साइंटिस्ट के नाम पे इसका नाम पड़ गया। इसकी यूनिट क्या होती है? कूलम्स। और इसकी फंडामेंटल यूनिट क्या होती है? एम्पियर इनटू टाइम। एम्पियर इनटू टाइम। तो ये दो यूनिट्स हैं। तो यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम। और ये क्या होता है? इट इज स्केलर क्वांटिटी, ठीक है, पहली बात, ठीक। ये पहला पॉइंट हो गया कि चार्ज की क्या प्रॉपर्टी होती है? वो स्केलर होता है। दूसरा चार्ज कि टू टाइप्स के चार्ज होते हैं, टू टाइप्स ऑफ चार्ज, ठीक है। पहला पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, जिसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा होंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से, एक कॉन्सेप्ट। या क्या लिख सकते हैं यहां पे? डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, यहां पे डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। और अगर कोई नेगेटिव चार्ज है तो ठीक है, यहां पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे नंबर ऑफ प्रोटॉन से, और यहां पे क्या होगा? एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो ये क्या है? चार्ज के टू टाइप्स होते हैं। तीसरा पॉइंट, ठीक है, एडिटिविटी ऑफ चार्ज, ठीक है, एडिटिविटी ऑफ चार्ज। चार्ज कैसे ऐड होता है? तो इसको क्या लिखोगे? व्हाट इज एडिटिविटी ऑफ चार्ज? मतलब जो चार्ज आपके ये स्केलर है तो कैसे ऐड होगा? तो क्या होगा? इट एडिशन इज, ठीक है, ऑन द बिहाफ ऑफ स्केलर, ठीक है, या डायरेक्टली, या फिर क्या लिख लोगे? क्या लिख सकते हो? एडिशन इज अलजेब्रिक सम ऑफ चार्ज, ठीक है, क्या लिखोगे? अलजेब्रिक सम ऑफ चार्ज, ठीक है। चार्ज का एडिशन कैसे होता है? अलजेब्रिक सम होता है। मतलब क्या लिखोगे? समेशन ऑफ चार्ज विद साइन, ठीक है, समेशन ऑफ चार्ज विद साइन, ठीक। जैसे मान लो ये बॉडी है, ठीक है, यहां पे एक सिस्टम में 2 माइक्रोकूलम चार्ज था,
एक ने -8 माइक्रोकूलम चार्ज रखा, एक ने +3 माइक्रोकूलम चार्ज रखा, तो क्यू नेट कितना हो जाएगा? तो क्यू नेट की वैल्यू हो जाएगी कितनी? हो जाएगा 2 माइक्रोकूलम प्लस 3 माइक्रोकूलम प्लस -8 माइक्रोकूलम। तो कितना हो जाएगा? 2 माइक्रोकूलम प्लस 3 माइक्रोकूलम और -8 माइक्रोकूलम। तो नेट कितना हो जाएगा? 5। तो कितना हो जाएगा? -3 माइक्रोकूलम नेट चार्ज। ठीक है, सबको समझ में आ रहा है कि कैसे होगा चार्ज? समेशन ऑफ चार्ज किसके बेसिस पे होगा? विद साइन। ठीक है, ये तीसरी प्रॉपर्टी नोट करिए आप लोग, वीडियो पॉज करके नोट करिए और चौथी प्रॉपर्टी फिर पढ़ाते हैं। ठीक है, देखो फोर्थ प्रॉपर्टी क्या होती है? चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम should be conserved। ठीक है, किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम का जो चार्ज होता है वो क्या होता है? कंजर्व। जैसे सिंपल सी बात समझो, जैसे हमने भी एक कॉम्प्लेक्स लिया था Na से, ठीक है, इस पे नेट चार्ज कितना है? Q0। यहाँ पर कोई चार्ज नहीं क्योंकि न्यूट्रल फॉर्म है। ठीक है, दूसरा इसको हमने डिसोसिएट किया तो ये टूटा Na+ और प्लस Cl-। तो इस पे कितना हुआ? +E। इसके पास +E, एक क्या है? एक इलेक्ट्रॉन कम है तो एक प्रोटॉन ज्यादा है। लिख सकते हो यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन जो ज्यादा होंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से, और यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे नंबर ऑफ प्रोटॉन से। तो यहाँ पे एक ही आया तो -E। ठीक है, यहाँ पे +1 ही होगा, यहाँ -1 ही होगा, और नेट ऐड करोगे तो फिर 0। मतलब किसी भी सिस्टम पे जो नेट चार्ज होता है वो क्या होता है? कंजर्व होता है। वो सिर्फ इट ओनली ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दिया तो ये नेगेटिव चार्ज हो गया, और इसने ट्रांसफर किया तो ये पॉजिटिव चार्ज हो गया। ठीक है, तो ये क्लियर है आपका NaCl। ठीक है, तो ये किसी भी सिस्टम का चार्ज क्या होता है? कंजर्व होता है। तो जो चार्ज होता है वो कंजर्व होता है और एक बॉडी से दूसरे बॉडी पे इसका ट्रांसफरिंग होता है। ठीक, तो क्या लिखोगे? द चार्ज इन आइसोलेटेड सिस्टम शुड बी कंजर्व एंड इन ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। पांचवा पॉइंट, ठीक है, पांचवा पॉइंट क्या है? कि चार्ज शुड बी क्वांटाइज्ड। चार्ज शुड बी क्वांटाइज्ड। ठीक है, चार्ज क्या होता है? क्वांटाइज्ड होता है। अब एक चीज सोचो, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज E कितना होता है? E की वैल्यू, अब यहां पे एक चीज ध्यान दे दो, ठीक है, कि एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है उसको हम लिखते हैं -1.6 × 10⁻19 कूलम। तो इसको माइनस ही बोलते हैं, ये क्या है? इलेक्ट्रॉन। अगर वही प्रोटॉन हो गया तो इसको प्लस ही बोलते हैं, और +1.6 × 10⁻19 कूलम होता है। और एक और एलिमेंट्री पार्टिकल न्यूट्रॉन, उस पे कितना होता है? 0। ठीक है, ध्यान देना। अब एक चीज दूसरा, प्रोटॉन पे जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वो होता है 9.1 × 10⁻31 kg, और मास ऑफ जो प्रोटॉन होता है 1.67 × 10⁻27 kg, और लगभग मास ऑफ न्यूट्रॉन जो होता है वो कंपैरेबली मास ऑफ प्रोटॉन के बराबर होता है। थोड़ा सा हैवी होता है मास ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक है, तो ध्यान दो, सबसे छोटी यूनिट ऑफ चार्ज क्या है? E। अगर मेरे पास n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हुए, ठीक है, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हुए, ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गया आपके पास, तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा? तो Q की वैल्यू हो जाएगी n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू चार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जिसको क्या बोलेंगे? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। चार्ज क्या होता है? क्वांटाइज्ड है। मतलब अगर कहीं पे चार्ज है तो वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन होगा। तो ठीक है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज मतलब, ठीक है, इफ अ बॉडी हैव अ चार्ज, इट इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन मतलब अगर कहीं बॉडी पे चार्ज है तो वो कम से कम वो एक इलेक्ट्रॉन से शुरू होगा, और जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ते चले जाएंगे उसका इंटीग्रल मल्टीपल क्या होगा? वो बॉडी चार्ज होगी। तो उसे हम क्या बोलते हैं? चार्ज शुड बी क्वांटाइज्ड। मतलब जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो तुम्हें अब ऐसे क्वेश्चन पूछ ले कि अगर 1 कूलम चार्ज है तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो? 1 कूलम चार्ज में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे? तो क्या कर लोगे? 1 कूलम चार्ज, Q की वैल्यू 1 कूलम और E की वैल्यू 1.6 × 10⁻19 कूलम। देखो ये तुम्हारा हो गया, ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज हुआ। ठीक, तो कितना नंबर होगा? नंबर होगा Q/E। ठीक है, तो Q की वैल्यू कितनी? 1 और अपॉन 1.6 × 10⁻19 कूलम। ठीक है, तो ये ऊपर चला जाएगा, और ये भी क्या है? 1 कूलम, कूलम से कूलम कट गया। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 6.25 × 10⁻+18
ये नंबर होते हैं एक इलेक्ट्रॉन में। इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मिलके एक कूलम चार्ज बनाते हैं। तो 1 कूलम यूनिट समझना क्या? 1 कूलम चार्ज में इतना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, ठीक है। तो कोई बोलेगा सर आपने इलेक्ट्रॉन में माइनस साइन क्यों नहीं लगाया? ऑब्वियस वाली बात है, ठीक, कोई नहीं। तो ये जो चार्ज तुम्हारा है ये किस वजह से? इलेक्ट्रॉन की वजह से। तो ये भी चार्ज माइनस में होगा और ये भी चार्ज में माइनस, तो माइनस माइनस करके नंबर हमेशा पॉजिटिव आएगा, ठीक है। नंबर की वैल्यू क्या आएगी? पॉजिटिव। तो कितने नंबर हैं? इतने, ये तुम्हारा नंबर। तो इसलिए इतना इस पे ध्यान में दो, आप समझ जाओगे कि इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है? ये चार्ज का होता है क्वांटाइज होता है। किसी भी सिस्टम का जो चार्ज होता है वो क्वांटाइज होता है, ठीक है। नोट करो आप। फिर 6 लिखवा रहे हैं, ठीक है। देखो 6 पॉइंट क्या होता है, ठीक है। प्रॉपर्टी है चार्ज में 6 पॉइंट। लाइक चार्ज आर रिपेल एंड डिफरेंट चार्ज आर अट्रैक्ट, ठीक है। सेम चार्ज होते हैं तो सेम चार्ज में रिपल्शन होता है और डिफरेंट चार्ज होते हैं, क्योंकि बात यहां पे कॉन्सेप्ट समझना कि क्यों लाइक चार्ज रिपेल करते हैं और लाइक चार्ज। देखो अगर वो पॉजिटिव है तो मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो ये चाहेगा, कोई भी यूनिवर्स में अपने आप को इक्विलिब्रियम मेंटेन करना चाहता है, अपने आप को स्टेबल महसूस करना चाहता है। तो अगर ये पॉजिटिव चाहेगा कि अपने आप को स्टेबल करना, तो ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन की डिमांड करेगा। तो जो नेगेटिव होगा उसको क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। क्लियर है? और अगर कोई दूसरा पॉजिटिव इसके पास आता है तो ये पॉजिटिव क्या है? ये चाहेगा कि इलेक्ट्रॉन ले, ये तो अपने पास इलेक्ट्रॉन की मतलब प्रोटॉन लेना चाहेगा, नहीं, ये और इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहेगा, कभी नहीं। वो चाहेगा तो अपने आप को स्टेबल करने के लिए वो और लूज नहीं करेगा। तो वो क्या करेगा? इसको दूर रखेगा, क्योंकि ये जब भी जाएगा तो उससे इलेक्ट्रॉन की डिमांड करेगा, ठीक है। क्योंकि इसको भी इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको भी इलेक्ट्रॉन चाहिए, सेम दोनों को इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये दूसरे आपस में कभी इंटरेक्ट नहीं होते, एक दूसरे को रिपेल करते हैं। और इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए तो इसकी वजह से ये इसको अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। तो सेम रिपेल होते हैं और डिफरेंट अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है। 6 एंड नेक्स्ट थिंग इज 7 पॉइंट। 7 पॉइंट क्या कहता है कि किसी भी चार्ज, ठीक है, इफ एनीवन हैव अ चार्ज, it must have a mass, ठीक है। अगर कोई चार्ज है तो उसके पास मास मस्ट होगा, ठीक। बट एनीवन हैव अ मास, इट मे और मे नॉट बी चार्ज, ठीक है। अगर किसी के पास मास है तो जरूरी नहीं कि उसके पास मास हो, मतलब चार्ज हो, लेकिन किसी के पास चार्ज हो तो मास होगा, क्योंकि सबसे छोटी यूनिट ऑफ जो चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन की वजह से होती है। तो इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है? अभी मैंने लिखा 9.1 10 पावर 31 केजी, तो मास होना श्योर है, ठीक है। इसके एग्जांपल सबसे बड़े तो आप समझ सकते हो कि जैसे तुम्हारे पास फोटॉन होते हैं, देखा है, फोटॉन एंड न्यूट्रिनो, ठीक है, न्यूट्रिनो, ठीक है। ये दोनों एलिमेंट्री पार्टिकल तो हैं, ठीक है। तो ये इनके पास चार्ज नहीं होता, देखो ध्यान से, इनके पास चार्ज नहीं है, तो इनका रेस्ट मास 0 है, रेस्ट मास विल बी 0, ठीक है। रेस्ट मास क्या है इसका? 0 है। क्यों? क्योंकि इसके पास क्या नहीं, चार्ज नहीं है, ठीक है। तो अगर देखो ये एलिमेंट्री पार्टिकल होने के बावजूद ये चार्ज ना होता है तो ये क्या है? इनका रेस्ट मास 0, मतलब किसी के पास चार्ज होगा तो वो क्या होगा? उसके पास मास होना श्योर है। ये इसका एग्जांपल है, बहुत अच्छा एग्जांपल है, आप ध्यान में रखिएगा। फोटॉन्स एंड न्यूट्रिनो हैव अ नो चार्ज, सो दे हैव अ 0 रेस्ट मास। इसके पास क्या होता है? 0 रेस्ट मास होता है, ठीक है। एंड नेक्स्ट थिंग इज, ठीक है, 6th एंड नेक्स्ट थिंग इज 7th एंड 8th, ठीक है। और एक चीज और, मास डिपेंडेंस ऑन स्पीड, ठीक है, मास डिपेंड करती है स्पीड पे। तो इसका इक्वेशन आप देखोगे तो m is equal to m naught 1 minus v square by c square. m, what is m? It is kinetic mass, ठीक है, और m naught it is rest mass, ठीक है। और v क्या है? स्पीड ऑफ द सिस्टम, स्पीड ऑफ द बॉडी, जिस बॉडी जो उसकी स्पीड है, ठीक है। तो जैसे जैसे उसकी, ठीक है, अगर जैसे जैसे क्या कर लो, if we increase the speed, ठीक, अगर हम उसकी स्पीड इंक्रीज करते हैं तो काइनेटिक मास क्या होगा? ठीक है, क्या लिखोगे? क्या लिख सकते हैं? यहां पे हम लिख सकते हैं काइनेटिक मास
क्या होगा, इंक्रीज करेगा, और रेस्ट मास क्या होगा, डिक्रीज करेगा। ठीक है, अगर आप किसी का स्पीड बढ़ाते हो तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि मास क्या होता है, इंक्रीज करता है, लेकिन कौन सा मान इंक्रीज करता है, काइनेटिक मास, और रेस्ट मास क्या होता है, वो डिक्रीज करता है। ठीक है, अगर हम किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड ऑफ लाइट के बराबर पहुंचा दें तो उसका रेस्ट मास 0 हो जाएगा। ठीक है, और उसका काइनेटिक मास क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट पे पहुंच जाएगा। ठीक है, तो इन सब के रेस्ट मास क्या होते हैं, 0 होते हैं। ठीक है, इन सब जितने ये फोटॉन्स और न्यूट्रॉन। अब एक क्वेश्चन यहां और एनालाइज होता है कि अगर कोई बॉडी न्यूट्रल है, इफ अ बॉडी हैव अ न्यूट्रल देयर इज नो चार्ज। मान लो कोई बॉडी न्यूट्रल है तो इसके पास कितना चार्ज होगा, इसके पास चार्ज होगा नहीं। पहला क्वेश्चन है कि एक बॉडी न्यूट्रल है तो उसके पास चार्ज होगा कि नहीं होगा, श्योर है होगा। ठीक है, इसके पास चार्ज कितना होगा, होगा चार्ज, यस इट इज चार्ज। ठीक है, यस इट हैव अ चार्ज। ठीक है, चार्ज नहीं पूछते, इट हैव अ इलेक्ट्रॉन और नॉट, चार्ज नहीं पूछते, सॉरी। ये क्वेश्चन होगा कि अगर ये बॉडी न्यूट्रल है तो इसके पास इलेक्ट्रॉन है कि नहीं है, यस इसके पास क्या होंगे, यस इट इज एन इलेक्ट्रॉन, इसके पास इलेक्ट्रॉन होंगे। लेकिन जितना इलेक्ट्रॉन होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, उतना ही नंबर ऑफ प्रोटॉन भी होगा। बॉडी न्यूट्रल जरूर है, लेकिन इसके पास जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं। जब इसमें से इलेक्ट्रॉन रिमूव होता है तो ये पॉजिटिव चार्ज की तरह ट्रीट करने लगता है, और जब इसके पास इलेक्ट्रॉन्स आने शुरू हो जाते हैं तो ये नेगेटिव चार्ज की तरह ट्रीट करता है। लेकिन इसके पास क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कोई दिक्कत नहीं, यहां तक क्लियर है। ठीक है, अब कोई बॉडी के पास क्या होंगे, मतलब वो न्यूट्रल है तो उसके बाद क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, यहां तक बात क्लियर हो गई। ठीक है, और एक क्वेश्चन और एनालाइज होता है कि चलो आप नोट कर लो, इसके बाद उस क्वेश्चन को लिख देते हैं, आप बताओगे। ठीक है, देखो which of the following which can be have a charge particle। क्वेश्चन में पूछा था कि इसमें से कौन से चार्ज है, तो अभी मैंने बताया कि तो सबसे छोटी वैल्यू ऑफ जो चार्ज होती है वो 1 इलेक्ट्रॉन की होती है। तो ये चार्ज है कि नहीं है, तो सबसे आसान तरीका क्या है कि इसको 1 इलेक्ट्रॉन के चार्ज से डिवाइड कर दो। जितने नंबर इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, अगर किसी बॉडी में चार्ज होता है तो उस पे कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो वो डिसाइड करते हैं वो कितना चार्ज है। तो अगर हम इसको डिवाइड करते हैं 1.6 into 10 power minus 19 से, तो 10 power minus 1 ये नंबर पॉसिबल नहीं, ये चार्ज ही नहीं होगा। अगर ये इसको डिवाइड करो 1.6 into 10 power minus 19 तो ये हो जाएगा +10, और क्या 10 इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन हैं। ठीक है, तो ये चार्ज है, बी वाला आंसर करेक्ट। इसको क्या करोगे, डिवाइड करो 1.6 से 10 power minus 19 कट गया, और ये क्या है, नंबर फ्रैक्शन में आ रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रैक्शन में नहीं होते, तो ये भी चार्ज नहीं है। और दूसरा क्या होगा, इसको 1.6 into 10 power minus 19 तो ये हो जाएगा 5। ठीक है, तो ये तुम्हारे पास कितने हैं, 5 इलेक्ट्रॉन है, 16 25, हाँ तीसरा। ठीक है, यहाँ 20 इलेक्ट्रॉन होंगे ना, 2 into 10। ठीक है, यहाँ 20 इलेक्ट्रॉन, 20 इलेक्ट्रॉन, यहाँ कितने होंगे, 5 इलेक्ट्रॉन, ध्यान देना। तो ये और ये दोनों आंसर करेक्ट है, बात समझना। पूछा है कि इसमें कौन से चार्ज पार्टिकल होंगे, तो जिसपे जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बराबर चार्ज होता है। तो कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो हम क्या करेंगे, जैसे टोटल चार्ज दिया हुआ है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तुम्हें जानना है, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, इंटीजर्स में होंगे, पॉजिटिव इंटीजर में। ठीक है, वो होल नंबर के हिसाब से क्या 1 2 3 4 5 6 n = 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे क्या है, ये फ्रैक्शन आएगा, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रैक्शन में थोड़ी होते हैं, तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, ये फ्रैक्शन में आता है, ये नहीं होगा। और यहाँ पे क्या है, 10 power minus 1, नंबर 1/10 के रिस्पेक्ट में होता है, 1 से शुरू होता है। ठीक है, तो कम से कम एटलीस्ट 1 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। किसी के पास सबसे छोटी यूनिट चार्ज होगी वो 1 इलेक्ट्रॉन की होगी। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को कर लो। नेक्स्ट जो पॉइंट हमें बताना था, पॉइंट नंबर कौन सा था आपका, 8। पॉइंट नंबर 8 क्या है, ठीक है, अब पॉइंट नंबर 8 है चार्ज इज रिलेटिविस्टिकली नेचर। ठीक है, क्या लिखोगे, चार्ज इज रिलेटिविस्टिकली नेचर। ठीक है, ठीक है, ठीक है, चार्ज इज रिलेटिविस्टिकली नेचर जो है, इसका मतलब जो चार्ज होता है इज नॉट डिपेंड्स
ठीक है। चार्ज फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे नहीं डिपेंड करता और ना ही किस पे डिपेंड करता है, ठीक है। चार्ज फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड नहीं करता और किस पे डिपेंड नहीं करता, वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। जबकि मास क्या होता है, मास इज डिपेंड्स ऑन वेलोसिटी और चार्ज डिपेंड नहीं करता, डज नॉट डिपेंड्स ऑन वेलोसिटी और फ्रेम ऑफ रेफरेंस, बल्कि मास जो होता है वो डिपेंड करता है। अगर हम स्पीड बढ़ाते हैं तो उसका मास जो होता है वो इंक्रीज करता है और रेस्ट मास डिक्रीज करता है। तो ठीक है, तो क्या लिखोगे, जो चार्ज होता है आपका वो क्या डिपेंड करता है। एंड द लास्ट वन इंपॉर्टेंट पॉइंट नंबर 9 क्या है कि अगर चार्ज, ध्यान देना, एट रेस्ट पे है, चार्ज रेस्ट पे है तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए, ठीक है। पहली पॉइंट क्या है कि चार्ज अगर रेस्ट पे है तो क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा। दूसरा, अगर चार्ज, ठीक है, कांस्टेंट या यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा, ठीक है, यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा, ठीक है, तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड और प्लस मैग्नेटिक फील्ड दोनों जनरेट करेगा। और एक फिनोमेना और जुड़ जाती है जो हम करंट बोलते हैं, क्योंकि करंट और मैग्नेटिक फील्ड का रिलेशन होता है, तो यहाँ पे करंट भी इसके साथ होगा। लेकिन यही जब चार्ज एक्सेलरेट करता है ना, तो ये चार्ज क्या करता है, रेडिएशन इमिट करता है, ठीक है, इट रिलीज द रेडिएशन, ठीक है, इट रिलीज द रेडिएशन, ठीक है, ये रेडिएशन इमिट करेगा जिसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोलते हैं, ईएम वेव बोलते हैं, ठीक है, जिनकी स्पीड 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। तब होता है जब चार्ज क्या हो, ध्यान देना, जब चार्ज एक्सेलरेट कर रहा हो। तो तीनों कॉन्सेप्ट समझ जाओ। चार्ज रेस्ट की इस इलेक्ट्रोस्टैटिक टॉपिक में हम पूरा का पूरा क्या पढ़ेंगे, चार्ज एट रेस्ट, ठीक है। यहाँ पे चार्ज एट रेस्ट कंडीशन हम लोग को पढ़नी है।